नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी बैसाखियाँ। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी बैसाखियाँ। आजकल मणि बहुत परेशान रहने लगी है। घर की छोटी छोटी बातें उसे आहत कर जाती हैं। रात को ठीक से सो नहीं पाती। अक्सर उसे नींद की गोली खानी पड़ती है। उसने महसूस किया है कि दिन पर दिन वो असहिष्णु और चिड़चिड़ी होती जा रही है। पास पड़ोसी, रिश्तेदार यानी घर में आने वाला हर व्यक्ति उसके पुनर्विवाह के लिए रिश्ता जरूर सुझा जाता है। कोई उससे दुगनी उम्र का है तो कोई 2-3 बच्चों का बाप है। कोई कम पढ़ा लिखा है तो कोई धनी किंतु शारीरिक रूप से अपंग है। इनकी नज़र में नारी जीवन की सार्थकता सिर्फ विवाह में है। उसकी हर समस्या का हल शादी है। शादी ही जैसे उसके जीवन की मंजिल है। ये सब बातें उसे अव्यवस्थित कर जाती हैं। उसने सोचा है अब वो खाली नहीं बैठेगी, उसे कुछ करना ही होगा। न घर में अधिक रहेगी, न घर में चल रहा कोई वार्तालाप सुनेगी, न कुछ सुनेगी, न मन ही मन घुटेगी। अब और अधिक घर में बैठी रही तो निश्चय ही वो मानसिक रोगी बन जाएगी। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कुछ मामलों में मम्मी पापा अभी भी वहीं अटके हैं। उसके पुनर्विवाह पर तो विचार कर रहे हैं, किंतु उसे आत्मनिर्भर बनाने की बात अभी भी उनकी समझ में नहीं आती। यूँ ये माँ बाप का प्यार ही है जो उसे नौकरी नहीं करने देना चाहते, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि यही प्यार एक दिन उनकी प्यारी बेटी के लिए अभिशाप भी बन सकता है। हरदम तो माँ बाप का साया उस पर नहीं रहेगा। उन्हें लोगों के कहने की फिक्र है। वो सोचते हैं कि बेटी की नौकरी करने पर सब कहेंगे कि बड़े अधिकार से विधवा बेटी को ससुराल से तो ले आए, किंतु अब उससे नौकरी करवा रहे हैं। एक बेटी को सहारा नहीं दे सके। ये सहारा शब्द उसे कहीं अंदर तक छील जाता है। पापा की अनिच्छा के बावजूद वो पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में बॉन्ड्स का कॉलम देखकर आवेदन पत्र भेजने लगी है। आखिर वो एमए है। शिक्षा इसीलिए होती है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। क्षमताएं होते हुए भी वो अब तक माँ बाप की आश्रिता बनी रही। गलती उसकी भी है। उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव रहा, वरना माँ व पापा को समझाना मुश्किल नहीं था। अब धीरे धीरे समझा बुझाकर उसने माँ को अपने पक्ष में कर लिया है ताकि वो उसका विरोध न करें। अवसर आने पर वो पापा को भी समझा लेगी। उसने निश्चय कर लिया है कि नौकरी के लिए शहर से बाहर भी जाना पड़ा तो वो जरूर जाएगी। पापा माँ से कह रहे थे महेंद्र का पत्र आया है, उसकी पत्नी गर्भवती है। डॉक्टर ने उसे अधिक काम करने को मना किया है। काम वाली बाई ढंग की मिलती नहीं है। मणि को भेजने को लिखा है। उसने मणि के लिए एक रिश्ता भी सुझाया है। उसके दोस्त का भाई है। 1 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। 2 बच्चे हैं। लड़का 4 वर्ष का है, लड़की 2 वर्ष की है। उसका अपना मकान है, सरकारी नौकरी में है। विधवा से शादी करने को तैयार है और उसकी कोई मांग भी नहीं है। माँ भड़क उठी थी। 2 बच्चों के बाप से मुझे मणि की शादी नहीं करनी। बच्चे ना होते तो विचार किया जा सकता था। महेंद्र को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसे वो रिश्ता इसीलिए पसंद आया है कि वहाँ पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। उसकी नज़र बहुत दिन से मणि के 50,000 रुपयों पर है। मणि से कई बार कह चुका है कि बैंक से वो रुपए निकाल कर मुझे दे दे, ब्याज पर चढ़ा दूंगा तो रुपए बहुत जल्दी दोगुने हो जाएंगे। मणि ने यह कहकर टाल दिया कि इसका निर्णय पापा करेंगे, उन्हीं से बात करूँ। आपसे बात करने की उसमें हिम्मत नहीं, क्योंकि मणि की शादी के लिए रखे गए रुपयों में से 10,000 आपसे ले गया था, यह कहकर कि मणि की शादी में अभी 3-4 साल हैं, तब तक डबल करके आपको दे दूंगा। मूल रकम भी वापस नहीं की। कहता है जिसे ब्याज पर दिए थे वो अचानक मर गया। लिखा पढ़ी ना होने की वजह से रुपए वापस नहीं मिल पाए। कुछ भी कहो, मणि के ससुराल वाले थे बहुत अच्छे। उन्होंने स्वयं कुछ मांगा नहीं, आपने कुछ दिया नहीं। मणि को याद आया कि पापा ने उसके ससुर से कहा था कि हम कपड़े गहनों के सिवाय घर गृहस्थी का कोई भी सामान बेटी को नहीं दे रहे हैं। विवाह के समय 30,000 दे देंगे ताकि वो अपनी ज़रूरत का सामान पोस्टिंग वाली जगह जाकर स्वयं खरीद सके। शादी के समय भी वो 30,000 रुपये उन्हें नहीं दिए गए। भाई ने बहाना बना दिया था कि बैंक बंद होने की वजह से रुपए नहीं निकाल पाया। मणि जब दोबारा जाएगी तो ड्राफ्ट उसे दे दूंगा। कहने को ससुर जी कह सकते थे,
कि शादी की तारीख तो 3 महीने पहले से तय थी। बैंक बंद होने की बात भी पता थी, रुपए पहले से निकाल कर रखने चाहिए थे। लेकिन ससुर जी ने कुछ भी नहीं कहा था, ये उनकी शराफत थी। लेकिन वो जानती थी कि सामान इसलिए नहीं दिया गया कि ननद शादी लायक है। हो सकता है आधा सामान ससुराल में ही ससुर जी रख लें, बेटे बहू को ना दें। विदा के समय वो मन ही मन डरी हुई थी कि पता नहीं ससुराल में उसे क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्योंकि भाई ने उसके पहुंचने से पूर्व ही कटुता के बीज बो दिए थे। किंतु ससुराल में किसी ने भी इसकी चर्चा नहीं की थी, यहाँ तक कि ससुर जी व नरेश ने भी नहीं। और उसके दोबारा विदा होने का मौका ही नहीं आया था। ससुराल में 15 दिन पलक झपकते ही बीत गए थे और तभी भाई विदा कराने आ गए थे। उसके लौटते समय नरेश उदास हो गए थे। उसके स्वयं के नेत्राकाश में भी बादल घिराए थे। वो सोच रही थी कि 15 दिनों के परिचय में इतनी निकटता और आत्मीयता कि कुछ दिन का पिछोह भी व्यथा का कारण बनने लगे। ये कैसा रिश्ता है, कैसी आसक्ति है। दोनों ही चुप थे, शब्दों में अपने भावों को प्रकट करने में अक्षम थे। तभी उन्होंने पूछा था, जाकर भूल तो नहीं जाओगी? उसने छेड़ा था, किसी को याद करने की बीमारी हम नहीं पालते। नरेश ने उसे बाहों में भर लिया था। पत्रोत्तर तो दोगी या पहले की तरह हम प्रतीक्षा करते रहें और तुम उचित संबोधन की तलाश में पत्र ही न लिख पाओ? ऐसा ही तो हुआ था। सगाई के बाद नरेश का पत्र आया था। घर में सब पूछते रहे थे किसका पत्र है, और वो शर्म से झूठ बोल गई थी कि सहेली का है। नरेश को पत्र लिखने के लिए किसी उचित संबोधन की तलाश करते करते ही विवाह का दिन आ गया था। बाहर से आवाज़ें आ रही थीं, बहू अभी तक तैयार नहीं हुई क्या, गाड़ी छूट जाएगी। लेकिन नरेश थे कि छोड़ ही नहीं रहे थे। वो जबरन हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे क्या मालूम था कि नरेश से उसकी ये अंतिम मुलाकात है। उसे माँ के घर आए 15 दिन ही हुए थे। इस बीच 2 बार नरेश का फ़ोन आ चुका था। 3-4 दिन बाद वो लेने आने वाले थे। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी थी। फ़ोन उसी ने उठाया था। उधर से किसी की घबराई हुई आवाज़ थी, मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ, नरेश का एक्सीडेंट हो गया है, हालत गंभीर है। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया था। किसका फ़ोन है मणि, क्या बात है, कहते हुए पापा ने फ़ोन उठाया था। तभी टैक्सी करके वो लोग सहारनपुर पहुँचे थे। घर में रोना पीटना मचा था। फिर उसे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ था। वो बेहोश होकर गिर गई थी। सिर में काफ़ी चोट आई थी। अस्पताल में जब उसे होश आया तो डॉक्टर, पापा, माँ, बहुत से लोग उसके पास बैठे थे। उसने जानना चाहा था कि नरेश कैसे हैं, किंतु सबकी आंखों में उमड़ते आंसू उसके प्रश्नों का उत्तर दे गए थे। अंतिम समय वो नरेश को नहीं देख पाई थी। क्रूर काल उसके सुख को बंदी बनाकर ले जा चुका था। नरेश के साथ बिताए 15 दिन उसकी यादगार बनकर रह गए थे। 13वीं के बाद लोगों के मना करने पर भी पापा और भाई उसे अपने साथ ले आए थे। काफ़ी भागदौड़ के बाद नरेश का 50,000 का बीमा उसे मिला था। बीमे के रुपयों में से शायद कुछ रुपए ससुर जी ने भी मांगे थे। इसी बात पर भाई से उनकी खटपट हो गई थी। घर आकर भाई बहुत बौखलाए थे। जवान बेटा मर चुका है और नियत उसके पैसे पर टिकी है। मेरी बहन का तो सारा जीवन पड़ा है, उसकी चिंता नहीं है। कहते हैं बहू को यहीं छोड़ जाओ। लालची हैं, पैसे के लालच में बहू को रोक रहे हैं ताकि कुछ उन्हें भी मिल जाए। इस तरह ससुराल से संबंध तभी समाप्त हो गए थे। मणि, माँ की आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ था। माँ ने एक पत्र उसे देते हुए कहा था, बेटे आज तेरे भाई का भी पत्र आया है, तुझे वहाँ बुलाया है। मैंने सब सुन लिया है माँ। 3 साल में कभी एक बार भी बहन की याद नहीं आई, अब मतलब है तो बुलाया है। नौकरानी चाहिए ना। एक बार जाकर देख चुकी हूँ। तुम्हें याद है ना माँ, भाभी के तानों से परेशान होकर मैंने एक बार उन्हें जवाब दे दिया था तो भाई किस तरह मारने को दौड़े थे। और अब तो मैंने वैसे भी कई जगह नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजे हुए हैं। अब मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। ये चिट्ठी तो देख किसकी है। अरे ये तो साक्षात्कार के लिए पत्र है। अपने यहाँ के गर्ल्स इंटर कॉलेज से आया है। 5 दिन बाद साक्षात्कार के लिए जाना है माँ। साक्षात्कार के उपरांत लौटने के लिए वो सड़क पर रिक्शे के इंतजार में खड़ी थी कि उसकी नज़र एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी। उन्हें देखकर वो चौंक गई। वो नरेश के बाबूजी यानी कि उसके ससुर जी थे। तेज कदमों से चलकर
उसने पीछे से आवाज़ दी, बाबूजी। उनके बढ़ते कदम तनिक रुके। पीछे मुड़कर प्रश्न सूचक नज़रों से उसे देखा, लेकिन पहचान का कोई संकेत दिए बिना वो आगे बढ़ गए। हो सकता है कि वो पहचाने ना हो। वो आगे बढ़कर उनके सामने खड़ी हो गई। बाबूजी, मैं मणि हूँ। और झुककर उसने उनके पैर छू लिए। उनके जूते गंदे और फटे हुए थे, जो उनके हालात प्रकट कर रहे थे। नरीश के बाबूजी इस हाल में? उसके अंदर कहीं कुछ चटका था। उनके हाथ आशीष की मुद्रा में ऊपर उठे, किंतु वो बोले कुछ नहीं। उदासीनता का भाव लिए उसे देखते रहे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और सघन हो आई थीं। बाबूजी, आप यहाँ कैसे, कब आए? आज ही आया था। कुछ काम था? हाँ, नीना के लिए एक लड़का देखने आया था। उसे प्यारी सी नीना का स्मरण हो आया। बहुत हंसमुख व चंचल थी वो। मेरी इकलौती भाभी कहकर उसे बच्चों की तरह चिपक जाती थी। उनसे पूछा, कुछ बात बनी बाबूजी? लड़का क्या करता है? उत्तर में वो चुप ही रहे। उनके चेहरे पर अनेकों भाव आ जा रहे थे। लगता था वो स्वयं से युद्ध कर रहे हैं। उसने पुनः पूछा, बाबूजी, लड़का कैसा है? अब क्या बताऊं, अपनी दुकान है कपड़े की और सब तो ठीक है, लेकिन उसकी एक शादी पहले भी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पत्नी से तलाक हो गया है। सुनकर उसे झटका सा लगा। नरीश की सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी बहन की शादी ऐसे आदमी से? क्या नरीश के सामने ऐसे विवाह की कल्पना भी की जा सकती थी? उसके दिमाग भी आसमान में है, वो बुदबुदा रहे थे। क्यों, क्या हुआ बाबूजी? होना क्या है, 20,000 नगद मांगे हैं, बाकी सब खर्चा अलग से। मैंने तो इंजीनियर बेटे की शादी में भी कुछ नहीं मांगा था, कहाँ से दूँ? मेरा तो सब कुछ लुट चुका है। जो कुछ पास में था वो एक बेटी की शादी व नरीश की पढ़ाई में लगा दिया। घर में जो गहने थे वो नरीश की शादी में चढ़ा दिए। सोचा था धीरे धीरे नरीश सब संभाल लेगा, किंतु वो तो हमें बर्बाद कर गया। बीच में ही धोखा देकर चला गया। उनके झरझर आंसू बहने लगे थे, जिन्हें वे सफ़ेद धोती के बने मैले रुमाल से पोंछते जा रहे थे। उसकी आंखें भर आई थीं। बाबूजी, आप घर चलिए, वहीं बातें होंगी। क्या बातें करनी है, अब सब व्यर्थ है। मेरी गाड़ी जाने का समय हो रहा है, अब मैं चलूँगा। मैं तो हर तरफ से लुटा गया हूँ, दिवालिया हो चुका हूँ। किसको दोष दूँ? सब नियति का खेल है। देखते ही देखते वो लंबे लंबे डग भरते चल दिए थे और वो सड़क पर खड़ी उनका मुंह देखती रह गई थी। उसका मन तेजी से रोने को हो आया। निरंतर बहते आंसुओं से पथ धुंधला गया। सब प्रयास स्वयं पर नियंत्रण करती, पैर घसीटती वो दूर खड़े रिक्शे पर जाकर बैठ गई और घर लौट आई। उसके कानों में तेज बर्छी से वही शब्द चोट करते हैं, वो मुझे बर्बाद कर गया, दिवालिया बना गया, मैं तो हर तरफ से लुटा गया हूँ। उसको लगता है कि वो चिल्लाकर उससे भी कह रहे थे कि मुझे तुमने भी लूटा है, तुम्हारे घर वालों ने भी लूटा है। अब उसे भी लगने लगा है कि जाने अनजाने में कहीं वो भी बाबूजी की अपराधिन है। नरीश के यहाँ से शादी में आए गहने उसे अपने पास नहीं रखने चाहिए थे। नरीश जिंदगी भर बाबूजी से लेते ही रहे। जब उनके लिए, परिवार के लिए कुछ करने का समय आया तो वो दुनिया छोड़ गए। वो ऋणी होकर गए हैं। पति का कुछ ऋण तो उसको भी चुकाना चाहिए। तभी दूसरा भाव जन्म लेता है, नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसका भी तो सारा जीवन पड़ा है। पति की संपत्ति पर पत्नी का ही अधिकार होता है। नरीश की मृत्यु का कारण वो तो नहीं। यदि उनका बेटा गया है तो उसका भी तो पति गया है। सब कुछ उन्हें दे देगी तो उसका क्या होगा? क्या सारे जीवन पापा पर बोझ बनी रहेगी? ये सहयोग क्या कम है कि बाबूजी को बुढ़ापे में विधवा बहू का बोझ नहीं उठाना पड़ रहा है। इसी अंतर्द्वंद में 15 दिन गुजर गए। अभी दुकान का नौकर एक पत्र देकर गया है। खोला तो खुशी से चहक उठी। इंटर कॉलेज में नियुक्ति पत्र था। इस नियुक्ति पत्र ने जैसे उसकी दुनिया ही बदल दी थी। अपने निर्णय लेने में स्वयं को समर्थ पाने लगी थी। ऐसा आत्मविश्वास तो उसमें कभी नहीं आया था। पापा, आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटी। मेरी चेकबुक कहाँ है पापा? मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। जब चाहे ले लेना, तेरे ही तो हैं। रुपए बैंक से निकाल कर क्या करेगी? जितने चाहिए मुझसे ले ले। पापा, एक बार मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। आज अचानक तुझे ससुराल का ध्यान कैसे आ गया बेटी? और ससुराल तू क्यों जाना चाहती है? 15-20 दिन पहले मुझे नरीश के बाबूजी मिले थे।
बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। सोचती हूँ 25,000 रुपये उन्हें दे आऊँ। वैसे भी इन रुपयों पर मेरा क्या हक है? रुपए पर कानूनन तो तेरा ही हक है, तभी तुझे सौंपे गए। रुपए उन्हें कैसे दे सकते हैं? पापा, नरीश से मेरा कितने दिनों का परिचय था? सिर्फ 15-20 दिन का। किंतु बाबूजी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर, अनेक तकलीफ़ें सहकर इतना बड़ा किया। आज उनके पास क्या है? सिर्फ कर्ज का बोझ। नरीश की संपत्ति की एकमात्र स्वामिनी मैं नहीं बनना चाहती। मुझे किसी का पालन पोषण करना होता तो सोचती भी, मैं अकेली इतने धन का क्या करूँगी? नरीश के बिना बाबूजी अपाहिज से हो गए हैं, मानो उनकी टांगें छिन गई हों। यदि मैं उन्हें कुछ सहारा नहीं दे सकती तो उनकी बैसाखी छीनने का भी मुझे क्या हक है? इस समय धन ही उनकी बैसाखी बन सकता है। उनके यहाँ से मुझे जो भी गहने मिले थे वो भी मैं उनको लौटा दूंगी। वो बुढ़ा पट्टी पढ़ाकर तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट कर गया, तेरी अकल पर भी पत्थर पड़ गए हैं। इन दिनों मैं तेरे विवाह के लिए लड़का ढूंढने में व्यस्त हूँ और शादी बिना पैसे की होती है? मेरे पास तो कुछ अधिक है नहीं। सोचा था तेरे पास जो कुछ है वही सब दे दूंगा। पापा हाँफने लगे थे। पापा, आप बाबूजी को दोष न दें। उन्होंने मुझसे इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं तो अपने ही दुख में घुलती रही। उनके दुख के विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, किंतु उन्हें देखने के बाद मेरा मन द्रवित हो गया। यदि मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ तो इसमें मेरा अपना स्वार्थ है। मेरी अंतरात्मा मुझे बाध्य कर रही है। बाबूजी को इस समय यदि मैंने मदद नहीं की तो मैं जीवन भर आत्मग्लानि से उभर नहीं पाऊंगी। पापा, अभी पुनः विवाह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देख बेटी, यदि मैं तुझे रुपए वहाँ भेजने से मना कर रहा हूँ तो इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अपने समय को पहचान, व्यर्थ की भावुकता में मत पड़। पापा, मैं जानती हूँ आप जो कुछ कह रहे हैं वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं। आपको उन रुपयों का कोई लालच नहीं है। इन रुपयों के पीछे तो आप भाई के भी बुरे बनते रहे हैं, वरना वो कब के लेते गए होते। आप मुझे रुपए भेजने को मना कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कारण मेरे प्रति आपका प्यार और मोह है। पापा, मैं उनको सब रुपए तो नहीं भेज रही, केवल 25,000 भेजना चाह रही हूँ। जाने दीजिए गहने, अभी नहीं भेज रही, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पापा कुछ बोल पाते उससे पहले ही भाई बोल पड़े थे। भाई वहाँ अचानक ही आ गए थे और उसकी पूरी बातें सुन चुके थे। वो गरजे थे, रुपए वहाँ भेज देगी, शादी करेगी नहीं, तुझे कब तक ऐसे ही बिठा के रखेंगे? अभी तो खैर पापा मम्मी हैं, उनके पीछे तेरा बोझ कौन उठाएगा? हमारे बस का तो नहीं है। माँ पापा ने तुझे बहुत सिर चढ़ा रखा है। भाई, मैं आप पर बोझ न कभी थी, न हूँ और न कभी रहूँगी। और मम्मी पापा ने मुझे कभी बोझ समझा नहीं, किंतु मैं उन पर भी निर्भर नहीं रहना चाहती। दूसरों की बैसाखियों का सहारा आखिर मैं कब तक लेती रहूँगी? अपना भार मुझे स्वयं वहन करना है, अपनी बैसाखी मुझे स्वयं बनना है। पापा ने पढ़ा लिखा कर मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं। अभी तक मैंने अपनी क्षमताओं को पहचाना ही नहीं था। अपने शहर के इंटर कॉलेज में मेरी नियुक्ति हो गई है, अपने गुजारे के लायक तो कमा ही लूँगी। ओहो, नौकरी मिलने का ही इतना घमंड। ये तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं है, कैंची सी जबान चला रही है। इसे चेक बुक देने की ज़रूरत नहीं है पापा, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये मेरा घमंड या अहंकार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता से उत्पन्न आत्मविश्वास बोल रहा है। आप चेकबुक ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, मैं बैंक से दूसरी बनवा लूँगी। रही बात बड़ों के लिहाज की, तो भैया आप तो मुझसे सिर्फ 3 वर्ष बड़े हैं, किंतु माँ व पापा आपसे 20-25 वर्ष बड़े हैं। आप उनका कितना लिहाज करते हैं? जब भी यहाँ आते हैं अपने शब्द बाणों से हमेशा उन्हें आहत करके ही जाते हैं। आपकी शह पाकर भाभी भी उनको बेइज्जत करती हैं, जबकि माँ पापा किसी भी रूप में अभी तो आप पर आश्रित नहीं हैं। फिर आप मुझसे किस लिहाज की उम्मीद कर रहे हैं? न चाहते हुए भी आज जिंदगी में शायद पहली बार वो भाई से इतना बोल गई थी, किंतु अब वो बात और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। पापा, हम इस विषय में बाद में बात कर लेंगे, कहकर वो उस कमरे से बाहर निकल आई थी। वो जानती है अब वो माँ पापा से झगड़ा कर रहे होंगे और हमेशा की तरह माँ आज भी रो रही होंगी। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी बैसाखियाँ। शायद घर घर की कहानी है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।